ठीक है बच्चों, नाउ हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। हम लोग एनर्जी पार्ट कवर कर रहे हैं। तो हम लोगों ने एनर्जी का देखा है, बहुत सारे टाइप्स देखा है, उसमें से मैकेनिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी के बारे में मेनली डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी में हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में डिस्कस किया, वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ा, कांस्टेंट फोर्स के लिए, वेरिएबल फोर्स के लिए। देन हम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा, पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट किया है ना। तो और कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी देखा। और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कैलकुलेट करते हैं। आप लोगों ने स्प्रिंग देखा होगा डेली लाइफ में। स्प्रिंग जो है साइकिल में लगा रहता है, स्प्रिंग है ना, जो कि आपको साइकिल को स्टैंड करने के काम आता है ना। स्प्रिंग फोर्स मेनली मैकेनिकल इंजीनियरिंग में यूज़ किया जाता है और बहुत जगह आप लोग देखोगे स्प्रिंग फोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ है, स्प्रिंग की एनर्जी का बहुत ज़्यादा यूज़ है। अब मैं जैसे कि ऑटोमोबाइल शोरूम गया था जहाँ पे कार रखा जाता है, वहाँ पर स्प्रिंग से ही कार को उठाया जाता है ना। तो स्प्रिंग से ही कार को उठाया जाता है, ट्रक को, जैसे उसको वॉश करना रहता है कार या ट्रक को, तो उनको ऊपर उठा के करते हैं, तो वहाँ पर स्प्रिंग फोर्स ही वर्क करता है। तो हर केस में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो वेरिएबल होता है। जैसे कार को उठाने के लिए जितना फोर्स चाहिए उससे ज़्यादा फोर्स हमको ट्रक को उठाने के लिए चाहिए। और कार भी डिफरेंट टाइप के होते हैं, तो हल्की कार को उठाने के लिए हल्का फोर्स चाहिए, ज़्यादा वेट वाली कार को उठाने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए। तो इस प्रकार से जो फोर्स है वो वेरिएबल क्वांटिटी है। यहाँ पर क्या है, फोर्स जो है वेरिएबल क्वांटिटी है। ट्रक को वॉश करना है, उसको उठाना है, तो ज़्यादा हमको फोर्स चाहिए। तो यहाँ पर स्प्रिंग फोर्स यूज़ होता है मेनली, है ना। बहुत जगह आप लोग डेली लाइफ में कोरिलेट करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स यूज़ होता है ना। उसका हम लोग एक बेसिक पार्ट देख रहे हैं कि हाउ टू कैलकुलेट द वर्क डन और पोटेंशियल एनर्जी फॉर द स्प्रिंग वेन एवर वी स्ट्रेच और वेन एवर वी कंप्रेस। हम लोग स्प्रिंग को या तो खींचने की कोशिश करते हैं या दबाने की कोशिश करते हैं। वेन एवर वी स्ट्रेच और कंप्रेस, इन दिस केस हाउ मच वर्क विल बी डन बाय द स्प्रिंग फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो हम लोग एक स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, एक स्प्रिंग लेते हैं। ठीक है, ये स्प्रिंग है। ठीक है, ये स्प्रिंग है, इस साइड ये परमानेंटली कनेक्टेड है, रिजिड रूप, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्या बोलते हैं, इस साइड को बोलते हैं हम लोग रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी बोलते हैं। मतलब इस साइड ये रिजिड है, मतलब इधर कोई चेंजेस नहीं होंगे। बोलते हैं ना किसी का वो पर्सन बहुत रिजिड है, मतलब उसका व्यवहार में कोई चेंज नहीं किया जा सकता। मतलब ये यहाँ रिजिड बॉडी से कनेक्ट है, मतलब इस साइड स्प्रिंग इस पार नहीं आ सकता। ये यहीं पर इस साइड से इधर कुछ चेंज कर सकते हैं, इधर कुछ चेंज नहीं कर सकते, इधर परमानेंटली फिक्स है मतलब। ठीक है, और यहाँ पर कोई मास, ऑब्जेक्ट का मास m है। ठीक है, ऑब्जेक्ट का मास क्या है, m। इसको हम लोग यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट x लेंगे, जैसे कि हम लोग d लिए थे, बताया हूँ कि डिस्प्लेसमेंट के लिए x, s या d ले सकते हैं। यहाँ पर ये इस पोजीशन को मानता हूँ मैं x मानता हूँ, और चूंकि ये रेफरेंस पॉइंट है, m मास क्या है, रेफरेंस पॉइंट है, तो x = 0 मानता हूँ। क्या मानता हूँ, 0। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूँ, कि m को मैं दबाता हूँ इधर। m को दबाऊंगा तो क्या हो जाएगा, स्प्रिंग एकदम पास हो जाएगा, पास हो जाएगा ना, स्प्रिंग को दबाऊंगा तो। ठीक है, तो ये हो गया, m यहाँ पे आ गया, m यहाँ पे आ गया। तो ये हमारे फोर्स का डायरेक्शन कौन सा, देखो हमारा डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, मैंने इधर से इधर दबाया है, इधर से इधर दबाया है, तो डिस्प्लेसमेंट मेरा ये डायरेक्शन हो गया। क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट ये डायरेक्शन हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, d। इसको बोलता हूँ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर मैं -x लेता हूँ। क्या लेता हूँ, -x। ठीक है, तो ये 0 है, ये 0 पॉइंट है। इधर की तरफ अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो पॉजिटिव लूंगा, और इधर की तरफ डिस्प्लेसमेंट होगा तो नेगेटिव लूंगा। क्या लूंगा, नेगेटिव लूंगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव x हो गया। ठीक है, अब स्प्रिंग क्या होता है, जब आप उसको दबाते हो, आप लोग देखे होंगे कि एक नॉर्मल स्प्रिंग लेना, जब आप उसको दबाओगे तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। जैसे आप स्प्रिंग ले लो, उसको दबाओ, तो वो आपके हाथ के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, आपके हाथ के ऊपर फोर्स लगाएगा। आपको दबाने के लिए ऐसा करना पड़ेगा, इस टाइप का कुछ, एकदम। मैं तो ऐसे दबाऊंगा तो ऐसे दबाऊंगा, एकदम इस टाइप से कुछ, इस टाइप का रहेगा। ठीक है, तो वो क्या, जैसे हम दबाएंगे ना, तो हम दबाएंगे तो वो दब जाएगा क्या, मतलब ऐसे दबाया और वो दब गया क्या, नहीं दबेगा। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है, अपने ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने की कोशिश करता है। जब हम लोग स्प्रिंग को दबाते हैं तो स्प्रिंग पूरी तरह से नहीं दबता है, वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। इस बात को समझना है हमको। तो जब वो ओरिजिनल पोजीशन में ऐसे दबा के छोड़ दिए तो दब जाता है, नहीं दबता है, ओरिजिनल पोजीशन में आने की कोशिश करता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। तो स्प्रिंग अपने ओरिजिनल पोजीशन में या ओरिजिनल पोजीशन को रिस्टोर करने के लिए फोर्स लगाता है। तो हम इधर दबाए हैं, इधर दबाएं, इधर, तो वो एक फोर्स लगाता है ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए। तो किधर रहेगा, फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा,
ये हो जाएगा आपका फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट। उसी प्रकार जब हमको ये कंप्रेशन का केस है, कौन सा केस है, जब हमने स्प्रिंग को क्या किया है, कंप्रेस किया है, क्या किया है, कंप्रेस, ठीक है। जब स्प्रिंग को हम क्या करेंगे, स्ट्रेच करेंगे, खींचेंगे, ठीक है, ये हो गया आपका। तो हम लोग एम को पकड़ के हमने स्प्रिंग को ऐसे खींचा है अपनी तरफ। पहले वाले केस में क्या किया था, दबाया था, दूसरे वाले केस में खींचा है। तो जब खींचा है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, एक्स। तो पॉजिटिव एक्स डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, पॉजिटिव एक्स, ठीक है। और आपका जब आप खींचोगे, इधर खींचोगे, अगेन ऐसे खींचोगे तो खिंचा जाएगा क्या, नहीं खिंचाएगा। वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए फोर्स लगाएगा। अगेन उसको क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स। क्या बोलते हैं, रिस्टोरिंग फोर्स। अपने आप को स्टोर करना, ओरिजिनल पोजीशन में आना चाहता है, ठीक है। तो ये हम लगाए, तो अभी डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है, तो फोर्स का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों केस में। तो हुक्स लॉ, एक हुक्स नाम के साइंटिस्ट थे, हुक्स नाम के साइंटिस्ट थे, जिन्होंने स्प्रिंग के ऊपर एक लॉ दिया है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, रिस्टोरिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मतलब जितना ही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा, जितना ही डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा। समझ गया, मैं इधर दबाया हूं तो रिस्टोरिंग फोर्स इधर लग रहा है, ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए फोर्स इधर लगेगा। मतलब यहाँ से यहाँ पे आना चाहेगा तो फोर्स इधर की तरफ लगेगा, ये फोर्स होगा रिस्टोरिंग फोर्स। जब मैं इसको खींचा हूँ तो ये रिस्टोर करने के लिए, अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए फिर से फोर्स इधर लगाएगा। तो उसके अनुसार क्या होता है, जो फोर्स होता है रिस्टोरिंग फोर्स, वो डिस्प्लेसमेंट के क्या होता है, क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। जितना डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ही फोर्स लगाना चाहेगा अपने ओरिजिनल पोजीशन में आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखूंगा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटा देता हूँ, तो क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के एक्स, फोर्स इज इक्वल टू माइनस के। क्यों माइनस साइन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन अपोजिट है। डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो फोर्स इधर है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है तो फोर्स इधर है, ठीक है। तो ये तीनों केस याद रखना है। ये ओरिजिनल कंडीशन है, ये कंप्रेशन का कंडीशन है। कंप्रेशन या जब कंप्रेस किया है तो ये हुआ एक्सपांसन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक्सपांसन या स्ट्रेचिंग बोलते हैं, ठीक है, एक्सपांसन का केस है, ठीक है। तो केस 1, केस 2, केस 3, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड के एक्स। तो यहाँ से के क्या लिख सकते हैं, एफ बाई एक्स, ठीक है, एफ बाई एक्स, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड में हमेशा नेगेटिव क्वांटिटी को हटा दिया जाता है, मैग्नीट्यूड में हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी को लिया जाता है। जैसे मैं बोला कि आप यहाँ से रायपुर गए, सपोज 10 किलोमीटर, ठीक है, उसके अपोजिट दूर गए हैं, तो आप दूर गए तो मैं थोड़ी बोलूँगा कि माइनस, आप दूर गए तो कितना डिस्टेंस, आपने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप डिस्प्लेसमेंट थोड़ी बोलोगे, माइनस 30 किलोमीटर किया। तो आप वहाँ पर मैग्नीट्यूड बताओगे, क्या बताओगे, मैग्नीट्यूड या मॉडुलस। तो वहाँ पर आप बोलोगे कि 30 किलोमीटर गया हूँ मैं, 30 किलोमीटर, माइनस 30 किलोमीटर नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये हो गया एफ बाई एक्स। इस के को बोलते हैं मैं स्प्रिंग कांस्टेंट, क्या बोलता हूँ, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, ठीक है। तो स्प्रिंग कांस्टेंट, इस के की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड करेगी, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग, स्टिफनेस ऑफ स्प्रिंग। कैसे कि अगर ये बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा, मतलब खींचने में मुझे अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ा है तो के की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर मुझे स्प्रिंग को खींचने में कम ताकत लगाना पड़ा, जैसे देखोगे कुछ स्प्रिंग होता है जिसको लूजली खींच सकते हैं या लूजली दबा सकते हैं, लेकिन कुछ स्प्रिंग को खींचने के लिए हमको बहुत ताकत लगाना पड़ेगा या दबाने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। तो उस केस में जब अगर बहुत ज़्यादा ताकत लगाना पड़ेगा, स्प्रिंग बहुत ज़्यादा स्टिफ होगा तो के की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी। अगर कम ताकत लगाना पड़ेगा तो के की वैल्यू क्या होगी, बहुत कम होगी, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर, क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। और डायमेंशन क्या हो जाएंगे, डायमेंशन क्या हो जाएंगे इसके, फोर्स का हमको पता है mLT-2 होता है अपॉन L, तो क्या हो जाएगा m1 L to the power 0 T to the power -2। so this will be the unit and dimension। अब देखिए इस फोर्स के लिए हम लोग वर्गडन कैसे कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पर देखिए फोर्स की वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, x। मतलब जैसे जैसे x चेंज होते जाएगा वैसे वैसे फोर्स की वैल्यू चेंज होती जाएगी। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर ये वेरिएबल फोर्स है, क्या है, वेरिएबल फोर्स। ये क्या है, यहाँ पर जो फोर्स है वो क्या है, वेरिएबल फोर्स, क्या है, वेरिएबल फोर्स। और आप लोग को बताया हूँ कि जब भी वेरिएबल फोर्स रहे तो वर्गडन कैसे कैलकुलेट करना है, इंटीग्रेशन मेथड से। कैसे करना है, इंटीग्रेशन मेथड से। तो वर्गडन, अगर हमारा छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, क्या हुआ है, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, तो फोर्स इज इक्वल टू के एक्स। तो अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है फोर्स के कारण, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है ना, तो हमारा वर्गडन भी क्या हो जाएगा, छोटा सा होगा। ऐसे लिखते हैं,
छोटा के लिए डी यूज़ करते हैं, डी यहाँ पर छोटा सा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स। मतलब कहने का मतलब ये है कि दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। अगर छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, वर्कडन भी क्या होगा, छोटा सा होगा। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, डी डब्ल्यू एफ डी एक्स कॉस थीटा लिखूंगा, डॉट प्रोडक्ट होता है दोनों का। इस केस में मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो हमारा फोर्स है, हमने ऑलरेडी निगेटिव साइन लगाया हुआ है, क्या लगाया हुआ है, निगेटिव साइन लगाया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, एफ डॉट डी एक्स, ठीक है, ठीक है। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए हम लोगों ने क्या ले लिया है, हमने ऑलरेडी फोर्स की वैल्यू माइनस के एक्स ले ली है। तो अगर हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड लेते हैं, क्या लेते हैं, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180, क्या हो जाएगी, 180। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, माइनस एफ डी डी डब्ल्यू कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, क्योंकि थीटा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, तो यहाँ पर माइनस एफ डी एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर सिर्फ मैग्नीट्यूड को लेंगे, किसको लेंगे, मैग्नीट्यूड को, क्योंकि हम लोग निगेटिव साइन को यहाँ पर ले रहे हैं। या तो हम लोग इसको लेंगे, माइनस के एक्स को लेंगे, और ये कॉस थीटा वाला जो पैरामीटर है वो कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी जो है थीटा वाला केस इसमें कंसीडर हो चुका है। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर यहाँ पर मैं माइनस साइन लेता हूँ, तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने मान लिया है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में, तो मुझे ये थीटा का वैल्यू कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। चलो मैं इसको थोड़े समय के लिए मिटा भी देता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो डायरेक्शन है अपोजिट है, उसको मैं कंसिडर कर लिया हूँ। तो डायरेक्टली मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू क्या हो जाएगा, फोर्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल, डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक लेता हूँ, इनिशियल टू फाइनल एक्स एफ, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू, छोटा छोटा वर्कडन को अगर हमको जोड़ना है, छोटा छोटा वर्कडन को जोड़ना है, तो हम लोग कौन सा मेथड परफॉर्म करते हैं, इंटीग्रेशन। और बहुत सारे वर्कडन को जोड़ने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन से बड़ा वर्कडन हमको मिल जाएगा। यहाँ पर हम किसकी वैल्यू रख देंगे, एफ की वैल्यू क्या है, माइनस के एक्स, तो माइनस को हम लोग बाहर रख रहे हैं, के एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। के कांस्टेंट है, तो इसको भी मैं बाहर रख दूंगा, माइनस के एक्स आई इंटू एफ, लिमिट इज फ्रॉम एक्स आई टू एक्स एफ। मतलब क्या ले रहे हैं हम लोग, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, मतलब ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, अगेन ये इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन है ना। मतलब रेफरेंस पॉइंट को इनिशियल मान ले रहे हैं, उसके बाद वाले को फाइनल मान ले रहे हैं, इनिशियल मान ले रहे हैं, फाइनल मान ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखिए एक्स इंटू डी एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन, बेसिक इंटीग्रेशन बताया आप लोग को कैसे करते हैं, माइनस के एक्स स्क्वायर बाई 2, और लिमिट कहाँ तक हो जाएगा, एक्स आई टू एक्स एफ, एक्स आई टू एक्स एफ, ठीक है। आप लोग को इंटीग्रेशन आता है इनका, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस के बाई, ये क्या हो जाएगा, 2 कांस्टेंट है तो इसको बाहर ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा, एक्स एफ का स्क्वायर माइनस एक्स आई का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग यहाँ तक नोट कीजिए, ठीक है। मैं इस साइड को इरेज कर देता हूँ ताकि डेरिवेशन हम लोग को क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, W इज इक्वल टू, हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2 के एक्स एफ स्क्वायर माइनस 1/2 एक्स आई स्क्वायर, ठीक है, एक्स आई स्क्वायर, यही के 1/2 के एक्स आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या है, वर्कडन की वैल्यू हो गई, वर्कडन, और द सेम वर्कडन विल बी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो अगर आप लोग को बोला जाता है कि स्प्रिंग का पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन डिराइव करो या वर्कडन का इक्वेशन डिराइव करो, तो यही सेम इक्वेशन आएगा। तो दिस सेम वर्कडन विल बी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखते हैं कि वर्कडन इनिशियल पॉइंट कहाँ पे लिया था, एक्स इनिशियल क्या था, 0 था, तो W यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/2 के एक्स एफ का स्क्वायर, फाइनल का स्क्वायर। सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर द वर्कडन ऑफ द स्प्रिंग, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, इसी को हम लोग पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है। अगर मैं अभी सब्सक्रिप्ट को हटा दिया हूँ, मैं यही मान रहा हूँ कि 0 से x डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी प्रोसेस में देखो आप लोग कि अगर साइक्लिक होता है, क्या होता है, साइक्लिक स्प्रिंग क्या होता है, साइक्लिक, मतलब 0 से कहाँ पे गया, सम x डिस्टेंस पे गया, कहाँ पे गया, x डिस्टेंस पे, 0 से कहाँ पे गया, अभी मैं स्प्रिंग बनाया था, ठीक है, ये जो आपका स्प्रिंग था,
ठीक है, ये मैंने क्या किया था, एम मास का x इज इक्वल टू 0 था। ठीक है, ये सम सर्टेन x डिस्टेंस गया तो अभी ये फाइनल पॉइंट हुआ। ठीक है, और रिस्टोरिंग फोर्स के कारण से अगर वो फिर से यहाँ पे आ गया, कहाँ पे आ गया, फिर से इसी पोजीशन पे आ गया, तो उससे इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो जाएगा, सेम। तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/2 k x i का स्क्वायर माइनस 1/2 k x i का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि स्प्रिंग को अगर हम जब दबाते हैं 0 से, रेफरेंस पॉइंट से, तो ये सर्टेन डिस्टेंस x सपोज दब के यहाँ तक चला जाता है, सपोज ये दब के यहाँ से यहाँ तक दब गया। ठीक है, तो उसने कुछ x डिस्प्लेसमेंट कवर किया, कितना किया, x डिस्प्लेसमेंट, ये दब के यहाँ तक आ गया, यहाँ तक आ गया तो क्या हो गया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट से यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ पर था ये 0 पॉइंट पे था। ठीक है, यहाँ तक आ गया। ठीक है, तो अभी तो कुछ वर्क डन हुआ है, कुछ वर्क डन हुआ है, कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ है, क्योंकि हमने वर्क किया है, वर्क डन किया है, हमने उसको दबाया है, फोर्स लगाया है, तो फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स लगाया तो डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो वर्क डन हुआ है मानेंगे। और वर्क डन हुआ है मतलब स्प्रिंग में कुछ एनर्जी स्टोर हुई है। लेकिन जब हम इसको छोड़ देते हैं तो फिर से ये अपनी जगह पे आ गया, कहाँ पे आ गया, अपनी जगह पे। तो जब हम यहाँ पे दबाए थे तो इनिशियल पॉइंट ये था, फाइनल पॉइंट ये था। ठीक है, यहाँ पर जब दबा दिए हैं, यहाँ से जब हम लोग यहाँ तक दबा दिए तो ये इनिशियल पॉइंट हो गया, ये फाइनल पॉइंट हो गया। लेकिन जब हम छोड़ दिए तो फिर से जब ये अपनी जगह पे आ गया तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, सेम। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, तो ए से बी गया और बी से फिर ए आ गया। तो साइक्लिक प्रोसेस में जो वर्क डन होता है वो क्या हो गया, 0। सो वर्क डन बाई द spring in the cyclic process will be 0. That's why spring is also an example of conservative force. What we are saying कि work done by the spring force in a cyclic process is 0. That's why spring is also an example of conservative force. ठीक है, student please pause the video and note down. ठीक है बच्चों, तो इस चैप्टर का न्यू टॉपिक पावर देखते हैं। हम लोगों ने अभी तक वर्क डन पढ़ा है, एनर्जी पढ़ा है। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द पावर। सो व्हाट इज पावर? वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर। वर्क डन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर, और रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। पावर इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। वर्क डन पर यूनिट टाइम मीन्स इफ W work is done, if W work is done in T time, if W work is done in T time, then in 1 second, how much work is done? So W by T, that is called the power. Okay, if W work is done in T time, जैसे बोल सकते हैं कि 10 जूल का काम हुआ, कितने में काम हुआ, 10 सेकंड्स में। कितने सेकंड में, 10 सेकंड्स में। ठीक है, यही है। इफ W वर्क इज डन इन T टाइम मीन्स 10 जूल का काम हुआ 10 सेकंड में, तो 1 सेकंड में कितना काम हुआ, तो 1 सेकंड के लिए क्या निकालेंगे, 1 सेकंड इज इक्वल टू 10/10, दैट इज 1 वाट। क्या हो जाएगा, 1 वाट। ठीक है, सो इफ W वर्क इज डन इन T टाइम देन 1 सेकंड W by T, दैट इज कॉल्ड द पावर। एग्जाम्पल लिया है, 10 जूल का काम अगर 10 सेकंड में होता है तो 1 सेकंड में 10/10 दैट इज 1 वाट। ठीक है, तो उसी को बोले वर्क डन पर यूनिट टाइम। मतलब पर यूनिट टाइम मतलब 1 सेकंड में। पर यूनिट टाइम, टाइम का यूनिट सेकंड होता है, ऐसा यूनिट इज कॉल्ड द पावर, या रेट ऑफ वर्क डन इज कॉल्ड द पावर। रेट ऑफ वर्क डन के लिए इस प्रकार से डिफाइन करते हैं, इसको रेट ऑफ वर्क डन बोलते हैं। मतलब हाउ मच वर्क वी आर डूइंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल। वर्क के बारे में बताया था जूल नाम के साइंटिस्ट ने। तो जूल होता है टाइम का, सेकंड होता है जूल बाई सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाट बोलते हैं। ठीक है, तो जूल बाई सेकंड मतलब वर्क डन पर यूनिट टाइम के बारे में वाट नाम के साइंटिस्ट ने बनाया था, तो इसको वाट बोलते हैं। ठीक है, तो यू कैन रिप्लाई इन टू ए, व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। तो आर यू, मतलब अगर मैं ऐसा बोलता हूँ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो ये एक क्वेश्चन भी हो सकता है और ये एक आंसर भी हो सकता है। व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर, तो ये आंसर भी है। तो आप लोग बोल सकते हैं यार पूछ रहे हो कि बता रहे हो, इस टाइप से कुछ है ये। ठीक है, तो व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर। ठीक है, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, F इंटू डी। तो वर्क का क्या तोड़ दिया, F इंटू डी अपॉन टी। वर्क को मैंने ऐसे लिख दिया। देन फोर्स का हमको सबको याद रखना है, फोर्स का डायमेंशन सबको याद रखना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो निकालने के लिए यूज होता है। तो mLT-2 अपॉन टी इंटू एफ, तो ये आपका आ जाएगा m इंटू टी माइनस 3। ठीक है,
तो देखो इसको कैसे डिफाइन करेंगे पावर को, अगर पावर ज़्यादा कब होगा, पावर कब ज़्यादा होगा, जब आपका वर्क डन ज़्यादा होगा, जब आपका वर्क डन ज़्यादा होगा तब आपका पावर ज़्यादा होगा, या आपका समय कम होगा तो भी पावर ज़्यादा होगा। तो पावर जो है वर्क डन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जैसे आप लोग देखें कि जैसे कि आप लोग अभी आईपीएल देखेंगे, आईपीएल देखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं आईपीएल में अगर कंपैरिजन करूं तो जैसे एक अंबाती रायडू है मुंबई इंडियंस का और कैरन पोलार्ड है, तो उसमें किसका पावर ज़्यादा है, किसका पावर ज़्यादा है? सिंपल से आप लोग बोलोगे कि किसका पावर ज़्यादा है, कैरन पोलार्ड का पावर ज़्यादा है, क्योंकि उसके द्वारा वर्क डन ज़्यादा किया जाता है। क्योंकि जब वो मारता है तो बॉल बहुत दूर तक डिस्प्लेस होकर जाता है, मतलब फोर्स लगाता है तो उसके कारण से उसका डिस्प्लेसमेंट बहुत दूर तक होता है। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा हुआ मतलब उसके द्वारा वर्क डन ज़्यादा हुआ, और जब उसके द्वारा वर्क डन ज़्यादा हुआ तो पावर ज़्यादा है। बोलोगे, बोलते हो कि नहीं बोलते? बोलते हैं, सिंपल सी बात है, ठीक है। उसी प्रकार जैसे अंबाती रायडू है तो अंबाती रायडू भी फोर्स लगाता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जस्ट बाउंड्री के बाहर रहता है, मतलब कैरन पोलार्ड मारता है तो बाउंड्री के उस पर चले जाता है, रोड में चले जाता है, ठीक है। और जब अंबाती रायडू मारता है तो क्या होता है, बाउंड्री के अगल बगल रहता है, तो उसके द्वारा डिस्प्लेसमेंट फोर्स लगाता है तो डिस्प्लेसमेंट, बॉल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कम होता है, तो उसके द्वारा वर्क डन कम होता है, तो उसको बोलते हैं कि उसका पावर कम है। तो अंबाती रायडू का पावर कम है और कैरन पोलार्ड का पावर क्या है, ज़्यादा है। तो ये समझ आया आप लोग को प्रैक्टिकल एग्जांपल। दूसरा चीज़ कि अगर जैसे आप लोग को एक चैप्टर पढ़ने बोला गया है, एक चैप्टर पढ़ने बोला गया है, ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा होता है कि उस चैप्टर को 3 घंटे में कंप्लीट कर देता है और कोई बच्चा उसको 5 घंटे में कंप्लीट कर देता है। तो इसमें 3 घंटा से कंप्लीट करने वाला और 5 घंटे में कंप्लीट करने वाले में किसका पावर ज़्यादा है? तो उस केस में आपका क्या बोलते हैं, जो 3 घंटे में कंप्लीट करता है उसका दिमाग का पावर ज़्यादा है। तो कहने का मतलब है कि जब वर्क डन ज़्यादा होगा तो पावर ज़्यादा होगा, या तो टाइम कम होगा तो पावर ज़्यादा होगा। यहाँ पर पावर जो है वर्क डन के प्रोपोर्शनल है और टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इन्वर्सली में क्या होता है, अगर टाइम बढ़ा, टाइम अगर बढ़ेगा, अगर किसी काम को करने में आपको टाइम ज़्यादा लग रहा है तो आपका पावर क्या है, कम है। और उसी प्रकार अगर आपको किसी काम को करने में आपको टाइम कम लग रहा है तो आपका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो टाइम जब ज़्यादा लग रहा है, टाइम जब ज़्यादा लग रहा है आपको किसी काम को करने में, इसका मतलब आपका पावर कम है। उसी प्रकार अगर आपको किसी काम को करने में टाइम कम लग रहा है तो आपका पावर ज़्यादा है। सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने, बताया कि किसके दिमाग का पावर ज़्यादा है। तो अगर वो किसी असाइनमेंट को बना रहा है या किसी चैप्टर को कंप्लीट कर रहा है बहुत अच्छे से, अगर कोई 1 घंटे में कंप्लीट कर लेता है, कोई 3 घंटे में कंप्लीट करता है, तो जो 1 घंटे में कंप्लीट करता है कम टाइम में उसका पावर ज़्यादा है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग पावर को समझ लेते हैं। फिर देखिए हम लोग डिफाइन 1 वाट बोलते हैं, डिफाइन 1 वाट। तो डिफाइन 1 वाट को कैसे डिफाइन करते हैं? आप लोग डेली लाइफ में वाट सुने होंगे, आपके घर के बल्ब का वाट 6 वाट। आज पहले जैसे वो येलो बल्ब आता था जिसको इनकैंडेसेंट लैंप बोलते थे, क्या बोलते थे? इनकैंडेसेंट लैंप। जो पहले येलो बल्ब आता था उसको हम लोग इनकैंडेसेंट बल्ब बोलते थे। उसके ड्रॉबैक्स क्या था कि वो एक तो उतना ही ब्राइटनेस देने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था, बहुत ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करता था। दूसरा उसके कारण से इन्वायरमेंट पॉल्यूशन होता था। इसमें फ़ायदा क्या है, जो अभी एलईडी बल्ब आया है कि उसको उतना ही ब्राइटनेस, जो येलो लाइट का ब्राइटनेस है उसके लिए उसको कम एनर्जी चाहिए और इन्वायरमेंट पॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए हम लोग एलईडी बल्ब यूज़ कर रहे हैं। एलईडी बल्ब का फुल फॉर्म है एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड। एलईडी बल्ब का फुल फॉर्म क्या है? एलईडी बल्ब, इसका क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। इसके बारे में आप लोग क्लास 12th में पढ़ोगे। डायोड एक चैप्टर है, सेमीकंडक्टर चैप्टर में डायोड एक टॉपिक है क्लास 12th में। तो एलईडी का फुल फॉर्म होता है लाइट एमिटिंग डायोड। तो लाइट आजकल सब जगह स्ट्रीट्स में, घर में, या जितने बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है वहाँ पर एलईडी यूज़ किया जाता है। और एडवांटेज बता दिया मैंने, क्या एडवांटेज बताया? कम वाट में ज़्यादा लाइट देता है और इन्वायरमेंट पोल्यूशन नहीं होता है, ठीक है। तो ये एलईडी के एडवांटेजेस हैं। तो देखो 1 वाट किसको बोलते हैं? इफ मशीन इज डूइंग, मशीन और एनी ऑब्जेक्ट इज डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क एवरी सेकेंड, देन दिस इज कॉल्ड 1 वाट। देखो 1 वाट कैसे बनेगा? 1 वाट कैसे बनेगा? ये 1 वाट कैसे बनेगा? देखो ये 1 वाट आएगा कैसे, ठीक है। यहाँ पर यहीं पे कर लूँ, इसको मिटा के कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर 1 जूल एनर्जी करते हैं हम लोग, कोई काम करते हैं 1 जूल ऑफ काम करते हैं, 1 जूल ऑफ वर्क करते हैं, कितने सेकंड में? 1 सेकंड में। 1 जूल ऑफ काम करते हैं 1 सेकंड में। तो ये और ये मिलके तो वाट बन जाता है। जूल बाई सेकंड क्या होता है? वाट। तो इसको लिख लिया मैंने वाट, ठीक है। तो इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकंड या एवरी सेकंड, देन दिस इज कॉल्ड 1 सेकंड। 1 बाई 1 कितना हो जाएगा? 1 वाट, ठीक है। डिफाइन हो गया। तो देखो आप लोग घर का बल्ब, जैसे आप लोग एलईडी बल्ब बोल रहे 6 वाट का बल्ब है, मतलब 6 कैसा है कि पर सेकंड
6 जूल एनर्जी का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? सो दैट बल्ब इज डूइंग 6 जूल ऑफ एनर्जी, दैट बल्ब इज डूइंग 6 जूल, दैट बल्ब इज डूइंग 6 जूल ऑफ वर्क इन एवरी सेकेंड। अगर किसी बल्ब का वाट हम लोग बोल रहे हैं कि 9 वाट का बल्ब है, तो इसका मतलब है कि दैट बल्ब इज डूइंग 9 जूल ऑफ वर्क एवरी सेकेंड। ठीक है। उसी प्रकार कोई बल्ब अगर 18 वाट का है ना, 18 वाट का है, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? दैट बल्ब इज डूइंग 18 जूल ऑफ वर्क। 18 वाट कैसे आएगा यहाँ पर? 18 कैसे आएगा? जब वो हो जाएगा 18/1। क्या हो जाएगा? 18/1 ही तो 18 आएगा ना। मतलब अगर 18 वाट का बल्ब है, 18 वाट का बल्ब है, तो दैट बल्ब इज डूइंग 18 जूल ऑफ वर्क एवरी सेकेंड। एवरी सेकेंड तो क्या हो जाएगा? 18 वाट का ये हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार देखो 1 जूल मैंने डिफाइन नहीं किया था, तो 1 जूल कैसे डिफाइन कर सकते हो? जूल। जूल क्या होता है? जूल का मतलब वर्क डन। वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सो इफ बाय अप्लाइंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स इफ डिस्प्लेसमेंट इज 1 मीटर ऑन अप्लाइंग, यहाँ पर वर्कडन का देखो, वर्कडन क्या होता है? F इंटू डी। तो ये 1 जूल कैसे आएगा? जब ये फोर्स 1 न्यूटन रहेगा और डी भी 1 रहेगा। तो ऑन अप्लाइंग 1 न्यूटन ऑफ फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट इफ देयर इज अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 मीटर देन दिस इज कॉल्ड 1 जूल ऑफ वर्क। ठीक है। ये इस टाइप का हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है। तो ये आप लोग 1 जूल का डेफिनेशन नोट कर लीजिए, 1 वाट का डेफिनेशन नोट कर लीजिए, पावर का यूनिट्स डायमेंशन नोट कर लीजिए और डेफिनेशन नोट कर लीजिए। ठीक है। और रेट ऑफ वर्क डन को भी पावर बोलते हैं। ये रेट ऑफ, इसको रेट कब बोलते हैं? जब वो डिफरेंशिएशन फॉर्म में आता है। ठीक है। तो हम लोगों ने क्या लिखा? व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी क्रिएट a displacement of 1 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन दिस वर्क डन इज 1 जूल। ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है जो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा, मैं इरेज कर रहा हूं, अगर आप लोग को नोट करना है तो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। देखिए एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मैं बताना चाह रहा हूँ, HP सुने होंगे आप लोग, हॉर्स पावर। क्या सुने होंगे? हॉर्स पावर। ठीक है। तो ऐसा बोलते हैं जो घर में आप लोग का जो वो लगा, बोर लगा हुआ है, वहाँ पर जो मोटर लगा है वो बोलते हैं 1 HP का है, 1.5 HP का है, 1.5 HP का है, या 2 HP का है। मतलब जैसे जैसे HP बढ़ाते जाते हो आप लोग, उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी, उसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, उसका पावर बढ़ते जा रहा है। ठीक है। और जैसे जैसे हमको ज़्यादा नीचे से पानी निकालना है, जैसे किसी के यहाँ 50 फीट में पानी निकल जाता है, या किसी के यहाँ 300 फीट में पानी निकलता है, किसी के यहाँ 500 फीट में पानी निकलता है। ठीक है। तो जो बोर है वहाँ पर जो मोटर लगा हुआ है, ठीक है, तो किसी के यहाँ 1 HP का लगा है, किसी के यहाँ 1.5 HP का, कहीं किसी के यहाँ 2 HP का था। HP और पावर में क्या रिलेशन है? तो 1 HP मतलब होता है 1 हॉर्स पावर। क्या होता है? हॉर्स पावर। ऐसा माना जाता है कि घोड़े की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है, इसलिए हॉर्स पावर दिया गया। ठीक है। जैसे एलिफेंट है, हॉर्स है ना, और कोई एनिमल है तो उसमें हॉर्स का पावर सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है। जैसे मैंने बचपन में मेरा टीचर बताता था कि अगर आपको हाथी जो अपने पैर से दबाएगा तो आप नहीं मरोगे, लेकिन अगर घोड़ा आपको 2 पैर से मारेगा अगर जंप करके, तो आप मर जाओगे, क्योंकि उसका पावर ज़्यादा होता है। ऐसा बोलते थे, मेरे को भी पता नहीं है ट्रू है कि नहीं है। ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में कितना होता है? 746 वाट। 746 वाट अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हैं कि 750 वाट होता है। अप्रॉक्सीमेटली है ये एक्चुअल वैल्यू है। तो अगर आपके घर में, आप लोग घर में अपने मम्मी पापा से पूछिए, अपने पापा से पूछिए कि कितना HP का पंप लगा हुआ है। पंप मतलब मोटर पंप जो लगा हुआ है, अगर वो बोलते हैं 2 HP का है ना, तो 2 इंटू 750 कितना हो गया? 1500 वाट हो गया। कितना हो गया? 1500 वाट। मतलब दैट मशीन, मोटर या पंप इज डूइंग द 15 जूल ऑफ वर्क इन एवरी सेकेंड। 1500 वाट कैसे प्राप्त होगा आपको? 1500 अपॉन 1, तो ये हो जाएगा जूल अपॉन सेकंड, यही रहता है। वाट के यूनिट्स क्या होगा? दैट मोटर और पंप इज डूइंग द 1500 जूल ऑफ वर्क एवरी सेकंड, है ना। तो इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं कि जब वो 1500 जूल ऑफ वर्क एवरी सेकंड कर रहा है तो उसका पावर कितना हुआ? 1500 वाट, यानी कि 2 HP। ठीक है। तो ये आप स्टैंडर्ड याद रखना, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वाट। अगर आपको ये नहीं दिया हुआ है तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू ये क्लोज टू आसपास दिया रहेगा। ठीक है। देन हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 किलो वाट क्या लिख सकते हैं? 1 किलो वाट को किलो है, किलो मतलब हमेशा 1000 होता है, तो लिख सकते हैं 1 इंटू किलो के बदले क्या लिखेंगे? 10 टू द पावर 3 वाट, यानी कि 1000 वाट। ठीक है। तो ऐसा यूनिट पावर का हमेशा वाट ही होता है। क्या होता है? वाट ही होता है। लेकिन आप लोग घर के मीटर जो है, जिसको एनर्जी मीटर बोलते हैं, घर में जो मीटर लगा होता है, आप लोग देखोगे घर में, सबके घर में एक मीटर लगा होता है, वहाँ पर जो पावर की यूनिट होती है वो किलो वाट आवर होती है। क्या होती है? किलो वाट आवर होती है।
ठीक है। और बड़े बड़े इंडस्ट्री में भी जो मीटर लगा रहता है उसका यूनिट किलोवाट आवर होता है। तो 1 किलोवाट आवर में कितना जूल होता है। तो ये रिलेशन हो गया रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट, रिलेशन बिटवीन हॉर्स पावर एंड वाट हो गया। देन किलोवाट आवर में क्या बोल रहा हूँ कि घर का जो मीटर है जिसको हम लोग एनर्जी मीटर बोलते हैं, इंजीनियरिंग लैंग्वेज में उसको एनर्जी मीटर बोलते हैं, क्योंकि मैं भी इंजीनियर हूँ एजुकेशन से, नॉट बाई प्रोफेशन। ठीक है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है लेकिन अभी तो टीचिंग कर रहा हूँ। ठीक है, तो किलोवाट आवर, ठीक है। तो किलोवाट आवर जैसे कि मीटर में लगा है, इंडस्ट्री में लगा है, तो वहाँ पर जो यूनिट होता है वहाँ वाट नहीं होता, किलोवाट आवर होता है ना। कि वहाँ पर ये कैलकुलेट किया जाता है कि किलोवाट मतलब ये हो गया पावर और ये हो गया टाइम, मतलब ये किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर हो गया। किसके बराबर हो गया, वर्क डन के बराबर। देखो ना कैसे, जैसे मैंने क्या लिखा था, पावर इज इक्वल टू W/T लिखा था। ठीक है, तो इसको अगर मैं वाट ना लेके किलोवाट लूँ, क्या लूँ, किलोवाट अपॉन W इज इक्वल टू, इसको टाइम को सेकंड ना लेके आवर लूँ, क्या लूँ, आवर। तो वर्क डन किसके बराबर हो गया, किलोवाट आवर, ऐसा होगा, मल्टीप्लाई हो गया किलोवाट आवर। तो वर्क डन मतलब एनर्जी, वहाँ पर इसलिए एनर्जी मीटर बोलते हैं। आप लोग को समझ आया एनर्जी मीटर क्यों बोलते हैं, जो मीटर लगा रहता है, क्योंकि वो आपको जो है एनर्जी के फॉर्म में यूनिट दे रहा है। किसके फॉर्म में दे रहा है, एनर्जी के फॉर्म में। देखो ये पावर का यूनिट, अब अगर मैं इसको किलोवाट ले लिया, सपोज जैसे कि मेरे यहाँ इंडस्ट्री है, वहाँ पर वाट नहीं आ रहा है, 1000 वाट नहीं हो रहा है, सीधा 10,000 वाट, 20,000 वाट, बहुत सारा मतलब मेरे को उससे डील करना है, तो किलोवाट ले लिया। सपोज मुझे 1 लाख वाट है, तो क्या लिखूंगा, 100 किलोवाट। 1 लाख वाट को क्या लिख सकता हूँ मैं, 1 लाख वाट को क्या लिख सकता हूँ, 1000 किलोवाट। कितना, 1000 किलोवाट। और बहुत लंबे लंबे समय तक के लिए मुझे वहाँ पावर जनरेट करना है आवर्स में, तो किलोवाट आवर। तो ये क्या बन गया, एनर्जी बन गया। क्या बन गया, एनर्जी। वर्क डन का यूनिट क्या होता है, जूल या एनर्जी। वर्क डन मतलब वर्क डन विल बी स्टोर्ड इनटू द फॉर्म ऑफ एनर्जी ओनली, तो जूल बन गया, तो एनर्जी बन गई, इसलिए एनर्जी मीटर बोलते हैं। ठीक है, तो किलोवाट आवर में क्या रिलेशन है, किलोवाट आवर और जूल में क्या रिलेशन है, तो रिलेशन बिटवीन किलोवाट आवर वर्सेस जूल, जूल है ना। तो ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है, और कितने जूल के बराबर होता है वो देखना है। तो किलो मतलब 10⁻³ किलोवाट हो गया, ये लिख दिया हमने वाट। क्या लिख दिया, वाट। अब आवर को हम लोग क्या लिख देते हैं, 3। देखो हम लोग को जूल निकालना है, तो जूल निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, या सॉरी पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वाट, पावर इज इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, यही पावर होता है, यही पावर होता है ना। तो अगर अपन यहाँ से इसको वाट ले लेते हैं, क्या लेते हैं, वाट। ठीक है, तो जूल क्या हो जाता है, वाट इंटू सेकेंड। क्या हो जाता है, वाट इंटू सेकेंड। तो क्या हो गया, जूल इज इक्वल टू क्या हो गया, वाट इंटू सेकेंड, वाट इंटू सेकेंड। तो अगर इसको वाट इंटू सेकेंड में कन्वर्ट कर दे, वाट इंटू सेकेंड मतलब किलोवाट को वाट में और आवर को सेकंड में, तो क्या बन जाएगा, जूल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जूल। तो किलोवाट मतलब 10⁻³ वाट और 36 सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ से देखिए 10⁻³ और इंटू 3600 वाट सेकंड, क्या हो गया, वाट सेकंड। ठीक है, तो ये वाट सेकंड क्या बन जाएगा, वहाँ से कि वाट सेकंड क्या बन गया, जूल। तो यहाँ से लिख सकते हैं 36 × 10⁵ जूल। ठीक है, तो 1 किलोवाट आवर जो होता है, 1 किलोवाट आवर जो होता है किसके बराबर होता है, 36 × 10⁵ जूल, या किसके बराबर होता है, ये दो फॉर्म में आता है, या तो ऐसे लिख सकते हो या तो क्या लिख सकते हो, 3.6 × 10⁻6 जूल। दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म है, कभी ये वाला दे दिया रहता है, ये वाला। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, दूसरा 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर जो कि एनर्जी का यूनिट है। क्या है, 1 किलोवाट आवर एनर्जी बन गया, तो किसका कितना जूल होता है, 3.6 × 10⁻6 या 36 × 10⁵ जूल। तो बोथ आर इम्पोर्टेंट, याद रखना है आप लोग को एज फॉर कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू।